नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी का प्रदर्शन, बस स्टॉप पर धरना। गुजरात विधानसभा फिर से खंडित, 36 साल से विधायक रहे योगेश पटेल का सुखद निधन। और गुजरात में बिन मौसम बारिश ने मचाई तबाही, वडोदरा में भी काफी नुकसान। पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज धरना देते हुए विरोध प्रदर्शित किया। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने आज मंगलवार को सेंट्रल कोलकाता में दिन भर धरना दिया। ये धरना उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले, चुनाव के बाद हिंसा और फेरी वालों को हटाने के विरोध में किया। कोलकाता पुलिस से परमिशन न मिलने के कारण ममता बनर्जी ने आखिरी वक्त में धरने का वेन्यू बदल दिया। कोलकाता पुलिस से रानी रश्मोनी रोड पर विरोध प्रदर्शन की परमिशन नहीं मिलने के बाद ममता धर्मतला के वाई चैनल बस स्टॉप पर धरना देने पहुंची। ममता के साथ कल्याण बनर्जी, डोला सेन और कृणाल घोष भी मौजूद रहे। प्रदर्शन शुरू करने से पहले बनर्जी ने रेड रोड पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्हें भारत के संविधान पर आधारित एक किताब हाथ में लिए हुए भी देखा गया। बनर्जी ने एक मेगा फोन से भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि हमें मंच बनाने या माइक्रोफोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन मैं लड़ूंगी या मर जाऊंगी। इससे पहले ममता ने ये भी चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करने से रोका गया तो पार्टी अपना आंदोलन नई दिल्ली ले जाएगी। वडोदरा के मांजलपुर विस्तार के विधायक योगेश पटेल का दुखद निधन हो गया है। वे कुछ समय से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे और 2 दिन पहले स्टमक में इन्फेक्शन के इलाज के लिए वडोदरा की स्टर्लिंग हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया। योगेश पटेल के औचक निधन से गुजरात असेंबली फिर से खंडित हो गई है। इससे पहले 6 मार्च 2026 को उमरेठ विधायक गोविंद परमार के निधन के बाद एक सीट खाली हो गई थी। हालांकि उपचुनाव के बाद उनके बेटे ने जीत हासिल की। मैं उनको 1980 से जानता था और 95 से मैंने उनका कोटा का 2018 तक मैंने पूरा काम किया था, मगर उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि ये काम तू इधर क्यों करता है। मैं इनको ऐसा बोलता हूँ, जहाँ अपने को वोट अच्छे मिलते हैं वहाँ पहला काम करने का है। पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस में से बीजेपी में आए थे 95 में। तो क्या करेंगे, भगवान की जैसी मर्जी। खोट तो बहु पड़ी है गुजरात में पड़ी है। गुजरातना તમામ નેતા એમને માનતા હતા। નરેન્દ્રભાઈ મોદી બી અરે યોગેશ આ કરવાનું છે એટલે યોગેશભાઈ તરત કરી દીધું। યોગેશભાઈ એ માત્ર વડોદરા નેતા નહોતા, પરંતુ વિધાનસભામાં અમે 5 ટર્મ સુધી કામ કર્યું છે। તો હું કહી શકું કે ગુજરાતનો પ્રશ્ન એ બેધડક રીતે વિધાનસભામાં રજૂ કરતા હતા। વડોદરાએ એક પ્રહરી ગુમાવ્યો છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એક આગેવાન ગુમાવ્યો છે। ભગવાન એના આત્માને શાંતિ આપે, હું એવી પ્રાર્થના કરું છું। मांजलपुर विधायक योगेश पटेल वडोदरा के लोगों के बीच काफी मशहूर रहे। गुजरात असेंबली चुनाव में लगातार 8 बार MLA चुने जाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। उन्होंने शुरुआत में वडोदरा की रावपुरा असेंबली सीट से लगातार कई चुनाव जीतकर बीजेपी का गढ़ मजबूत किया था। डिलिमिटेशन से एरिया बदलने के बाद उन्होंने मांजलपुर सीट से चुनाव लड़ा और वहां भी भारी मतों से जीतते रहे। उन्होंने 2022 के असेंबली चुनाव में भी ये सीट जीती। उन्हें गुजरात के सीनियर MLA के तौर पर जाना जाता है। उनके राजनीतिक करियर में मेनका गांधी का भी बड़ा योगदान रहा। संजय गांधी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी और मेनका गांधी के बीच पारिवारिक अनबन शुरू हुई।
उस समय योगेश पटेल मेनका गांधी को वडोदरा लाए थे और उन्हें हिम्मत दी थी। जब मेनका गांधी वडोदरा आई तो योगेश पटेल ने उनका शानदार स्वागत किया था। कहा जाता है कि आज तक किसी राष्ट्रीय नेता का ऐसा स्वागत कभी नहीं हुआ। मेनका गांधी को अपने दुख के समय में साथ देने वाले योगेश पटेल को अपना भाई मानती थी। वे रक्षाबंधन पर राखी भी भेजती हैं। इसीलिए मेनका गांधी भी जब भी योगेश पटेल को उनकी जरूरत पड़ती है, उनके साथ हमेशा खड़ी रही। पिछले लगातार 8 टर्म से थे वो चुनाव जीतते थे और वो सिर्फ न चूंकि एक राजकारणी थे, बाकी एक बड़े समाजकारणी थे और समाज के सभी श्रेष्ठियों को साथ में लेकर थे वो समाज सेवा करते थे और जहाँ जहाँ भी समाज में कुछ भी गलत होता था वो उसके सामने अपनी आवाज़ उठाते और एक जननेता, एक प्रस्थापित जननेता की हैसियत से वो काम करते थे। અમે બધા સાથે એમએલએનું ચૂંટણી લડેલા। હું યોગેશભાઈ, પછી જસપાલસિંહ, નલિન ભટ્ટ બધા સાથે ચૂંટણી લડેલા। એ જૂથ જીત્યા પછી આગળ વધતા જ ગયા। સવાલ છે કે પાર્ટી પોલિટિક્સથી પરે હટીને સાચા વક્તા હતા। વડોદરાનું હિત એમને હૈયે હતું। જ્યાં જ્યાં તકલીફ પડે લોકોને સાચી પ્રેરણા આપતા હતા। મારું માનવું છે કે ભગવાન એની આત્માને શાંતિ આપે, એમના પરિવારને દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે અને એમની પ્રેરણાથી લોકો પાર્ટી પોલિટિક્સથી હટી આ વડોદરા શહેરનું જ્યાં જ્યાં અન્યાય થાય ત્યાં બોલવાનું શીખો અને હંમેશા સાચી વાત કહેવામાં ગભરાવ નહીં। એ જ એમનામાંથી શીખવાનું છે। મારું માનવું છે કે આવા લોકો બહુ ઓછા હોય છે। योगेश पटेल को प्यार से वडोदरावासी काका के नाम से बुलाते हैं। उन्होंने राज्य सरकार में भी अहम जिम्मेदारियां संभाली है। रूपाणी सरकार में उन्होंने राज्य स्तर के नर्मदा विकास और आवास मंत्री के तौर पर काम किया। अपने मंत्री कार्यकाल के दौरान उन्होंने वडोदरा और मध्य गुजरात के लिए राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया। વડોદરા શહેરના વરિષ્ઠ ધારાસભ્ય શ્રી યોગેશભાઈ પટેલનું આજે નિધન થયું છે। વડોદરા જિલ્લાના અને શહેરના વિકાસ માટે તેઓ દાયકાઓથી સતત સક્રિય હતા। તેમણે જિલ્લાના વિકાસ માટે અને શહેરના વિકાસ માટે સતત વિધાનસભામાં પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે, જિલ્લા કક્ષાએ પણ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે, સતત વહીવટીતંત્રને માર્ગદર્શન પણ આપતા રહ્યા છે। તેઓનું સતત માર્ગદર્શન અને સહયોગ અમને મળતો રહ્યો હતો। આજે તેમના નિધનના સમાચારથી ખૂબ શોકાતુર થયા છે। आज ये बहुत दुखद समाचार प्राप्त हुए हैं हमारे सीनियर धारासभ्य मंचलपुर के, जिन्होंने बहुत लोक चाहना प्राप्त की थी। 8 टर्म से धारासभ्य थे, वो नहीं रहे और पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार उससे दुखी हुआ है। मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने वडोदरा और सेंट्रल गुजरात के विकास के काम को तेजी दी। वे ऐसे नेता थे जो आम लोगों के बीच 24 घंटे उपलब्ध रहते। वडोदरा के लोकल मुद्दों, सड़क, पानी और ड्रेनेज जैसी बेसिक सुविधाओं के लिए वे अपनी ही सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाने से कभी हिचकिचाते नहीं थे। वे मुख्यमंत्री और मंत्रियों को चिट्ठियां लिखते थे और एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोरी के खिलाफ सही बातें रखते थे। अपने इस बेबाक अंदाज की वजह से जनता के बीच उनका बहुत सम्मान था। માધેપુરના ધારાસભ્ય એટલે યોગેશ કાકા, જે અમારા આપણા યોગેશભાઈ પટેલ કરીને આપણા ધારાસભ્ય હતા, એસીને 8 ટર્મથી અત્યારે સખત એ ધારાસભ્યના પદ પર હતા, પણ અત્યારે આપણી વચ્ચે નથી રહ્યા। તો ઘણો એવો દુઃખની લાગણી વ્યક્ત થાય છે, કેમ કે જે સિનિયર હતા, ઘણું બધું એમના પાસેથી શીખવા લાયક હતું અને સમજવા લાયક હતું, પણ હવે અત્યારે એ નથી। તો અને પ્રભુ એમના આત્માને શાંતિ આપે। गुजरात के सीनियर मोस्ट एमएलए और शिवजी के परम भक्त आदरणीय योगेश भाई हमारे बीच नहीं रहे। ये बहुत ही दुखदायक घड़ी है वडोदरा शहर के लिए और वडोदरा शहर भारतीय जनता पार्टी के लिए और वडोदरा शहर के लिए एक अपूर्णीय क्षति है जो कभी भी भरेगी नहीं, ऐसा मेरा मानना है। योगेश भाई काफी स्पष्ट वक्ता थे। बहुत सालों तक हम लोग ने कार्यकर्ता के नाते उनके साथ काम किया है और सच के लिए वो हमेशा लड़ते आए थे। पार्टी की इनर डेमोक्रेसी में भी अगर कोई वाद विवाद होता था तो वो हमेशा सच के साथ रहे थे। राजनीति के अलावा योगेश पटेल ने कई सालों तक पारंपरिक सांस्कृतिक त्योहारों, खासकर नवरात्रि और गणेशोत्सव जो वडोदरा की पहचान है, उनके आयोजन में भी सक्रिय भूमिका निभाई।
वडोदरा के जागनाथ महादेव मंदिर का निर्माण हो या सुरसागर के मध्य में स्थापित और वडोदरा को अनोखी पहचान दिलाने वाली सुवर्णेश्वर महादेव की प्रतिमा हो, ये सारा श्रेय योगेश पटेल को ही जाता है। उन्होंने वडोदरा में शिवजी की सवारी को एक खास पहचान दी है। યોગેશભાઈના નિધનથી આખા વડોદરાને ખૂબ ખોટ છે. વડોદરાના નગરજનો પણ દુઃખી છે, તો સાથે સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પોલિટિકલ લીડર હોય કે કાર્યકર્તા હોય, યોગેશભાઈના નિધનથી સર્વ વડોદરા દુઃખી છે. શિવ ભક્ત અને સાંસ્કૃતિક વારસો જો એમણે રાખ્યો હોય ને તો યોગેશભાઈએ શિવ પરિવારની યાત્રા કાઢવી વડોદરામાં ધામધૂમથી આ યોગેશભાઈએ શરૂઆત કરી. શિવજીના પરિવારની પ્રતિમાને સોનાના ઘોડથી સુંદર બનાવી છે, આ એમનો સંકલ્પ હતો અને એ સંકલ્પ એમણે પૂર્ણ કર્યો. તો સાથે સાથે સુરસાગરમાં સર્વેશ્વર મહાદેવની પ્રતિમાને પણ સુવર્ણ ઘોડ સાથે મડિત કરવી છે, એ પણ સંકલ્પ એમણે પૂર્ણ કર્યો. યોગેશભાઈ વડોદરાના વિકાસમાં હોય કે પછી કાર્યકર્તા માટે હોય કે વડોદરાના નગરજનો માટે હોય, હંમેશા એ ઊભા રહેતા. વડોદરાના નગરજનો પર, કાર્યકર્તા પર ખૂબ મોટી યોગેશભાઈની ખોટ છે અને દુઃખ છે. પરિવાર પર જે દુઃખ આવ્યું છે એ સહન કરવાની ભગવાન પરિવારને શક્તિ આપે એવી હું પ્રાર્થના કરું છું. शिव जी की सवारी एक पड़ाव था, सर्वेश्वर महादेव की प्रतिमा भी एक पड़ाव था. जब उन्होंने शुरू से अपने युवा काल से उन्होंने अनेक आंदोलन किए और ये सब आंदोलन बड़ौदा के लोगों के हित के लिए किया, तो उनका नाम इसीलिए तो सब कहते हैं कि वो हितरक्षक थे. वो हितरक्षक आज नहीं रहे, लेकिन आने वाली पुरखें भी योगेश भाई को सर्वेश्वर महादेव की स्वर्ण जड़ित प्रतिमा के लिए, शिव जी की सवारी के लिए, जागनाथ महादेव या तो अन्य मंदिरों के निर्माण के लिए भी याद रखें. हमारा तो 1983 से बहुत पुराना रिश्ता है, आंदोलन के टाइम का रिश्ता है, और वो रिश्ता आज भी बरकरार था. आज वो रिश्ता तोड़ के वो चले गए. सर आगे का क्या रहेगा शेड्यूल, किस प्रकार से? उनके पुत्र और 2 पुत्रियां जैसे ही अमेरिका से वापस आएंगी तो तुरंत ही उनका अंतिम संस्कार कर दिए जाएंगे. 8 टर्म की उनकी लंबी संसदीय यात्रा और जनता से सीधा जुड़ाव उन्हें वडोदरा के राजनीतिक इतिहास का सबसे मजबूत और सम्मानित नेता बनाता है. उनके निधन के बाद राजनेताओं में भी गहरा दुख देखा जा रहा है. वहीं मांजलपुर के साथ साथ अहमदाबादी पोल के लोगों ने भी अपना लोकप्रिय नेता हमेशा के लिए खो दिया है. सन 1998 में वडोदरा गुजरात की पहली हिंदी न्यूज़ चैनल VNM TV के साथ वे हमेशा जुड़े रहे. लोकप्रिय नेता योगेश पटेल को VNM परिवार हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करता है. गुजरात के पाटन जिले के राधनपुर में हुई तेज बारिश और आंधी ने भारी तबाही मचाई. पाटन से लेकर राधनपुर में मॉनसून लोगों के लिए आफत बनकर आया. तेज बारिश और तूफानी हवाओं ने ऐसा कहर बरपाया कि कई घरों की छतें उड़ गईं. खासकर बादरपुरा गांव में तूफानी हवाओं के कारण कई मकानों को नुकसान पहुंचा है. तेज हवाओं के चलते गांव के 15 से अधिक मकानों की टीन, शेड और पतरे उड़ गए. अचानक हुई इस घटना से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा. तूफान के कारण कई जगहों पर पेड़ भी जड़ से उखड़कर गिर गए. वहीं बिजली के तार टूट जाने से गांव का विद्युत आपूर्ति तंत्र पूरी तरह प्रभावित हो गया. बारिश और तेज हवाओं के कारण ग्रामीणों की संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है. स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल राहत और सहायता की मांग कर रहे हैं. मौसम की पहली बारिश ने बादरपुरा गांव में तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है. अब प्रशासन नुकसान का आंकलन कर आगे की कार्यवाही में जुट गया है. जे આજે રાત્રે 1 થી 2 ના વચ્ચે જે વાવાઝોડું અને વરસાદ આવ્યો એના કારણે જે અમારા ખેતરમાં મકાનો હતા એના પતરા એંગલો બધું ઉડી અને જે રસ્તા વચ્ચે જીવ છે અને
જે મારા ખેતરમાં જે મકાનની અંદર જે ઘઉં અને ચણા શિયાળુ પાક જે હતો એ સંગ્રહ કરેલો હતો એ પણ પલળી ગયો છે અને ખૂબ મોટા પાયે નુકસાન થયું છે. 50 થી 60 હજાર રૂપિયા જેવું મારે ખુદને જ નુકસાન થયું છે. આપ જોઈ રહ્યા છો આ બધું એંગલો रोड वच्चे पड़ी है, रस्तो ब्लॉक थई गयो तो अमे सवारे मैठ हमें कर्यु छे। मौसम विभाग ने देश के करीब 23 राज्यों में प्री मानसून बारिश की आशंका जताई है। इसी के तहत गुजरात में भी इन दिनों मौसम बदला देखने मिल रहा है। वडोदरा शहर में भी बीती रात तेज हवाओं के साथ धुआंधार प्री मानसून बारिश दर्ज हुई है। देर रात वडोदरा शहर के मौसम में अचानक बदलाव देखने मिला। तेज हवाओं और कड़कती बिजली के बीच बारिश ने शहर में धमाके के साथ एंट्री की, जिससे गर्मी से परेशान शहरवासियों को राहत मिली है। इस प्री मानसून बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी बाधित हुई। कुछ इलाकों में पेड़ों की टहनियां टूटने से वाहन चालक परेशान भी हुए। मौसम में अचानक बदलाव के कारण सड़कों पर धूल के गुबार उड़े। मौसम में बदलाव के बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। वडोदरा में देर रात बारिश और तेज हवाओं ने आम जीवन पर भी असर डाला, लेकिन गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है। इसी बीच प्रशासन ने शहरवासियों को सावधान रहने की अपील भी की है। लाल घूमते आयो ना। लाइट गई। वडोदरा जिला के सावली में भी देर शाम अचानक मौसम बदला और बादल छा गए। बादल के गरजते और बिजली के कड़कने के साथ यहां प्री मानसून बारिश दर्ज की गई। हल्की आंधी और गरज और बिजली कड़कने के साथ धुआंधार बारिश से यहां भी लोगों को गर्मी से राहत मिली। सावली और आसपास के इलाकों में ठंडी हवाओं से मौसम में काफी ठंडक फैल गई है। बारिश के चलते माहौल काफ़ी खुशनुमा दिखाई दिया, लेकिन किसानों को इस प्री मानसून बारिश से नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बारिश के दौरान सावली में कई जगह बिजली भी गुल हो गई, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी बीच एक दुर्घटना भी सामने आई, जहां सावली के डेसर में खेत के किनारे सो रहे एक बूढ़े आदमी पर पेड़ गिर गया। बख्तापुरा गांव में खेत में फसल बचा रहे एक किसान की नीम के पेड़ के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। राजीव भाई मंगल भाई राठौड़ नामक इस शख्स की पेड़ के नीचे दबने से मौत के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और लोग मौके पर जमा हो गए। इस मामले डेसर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने मामलतदार समेत के प्रशासनिक अधिकारियों को मामले से अवगत कराया है। वडोदरा जिला के शिनौर में भी इसी तरह की धुआंधार प्री मानसून बारिश देखी गई। मौसम विभाग ने पहले ही प्री मानसून बारिश का
अंदेशा जताया था। इसी के तहत वडोदरा के शिनौर में भी बारिश ने धुआंधार दस्तक दी। बिजली के कड़कने के साथ उमड़े बादल और तेज हवाओं के साथ बारिश का तूफान यहां देखा गया। बारिश के ठंडे ठंडे माहौल से यहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है। शिनौर के साधली, अवखल, टिम्बरवा, उत्तराश, तेरसा, तरवा गांव में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक वडोदरा के शिनौर समेत के आसपास के गांव में भारी बारिश हुई है और शिनौर के मेन मार्केट में बारिश का पानी भर जाने से यहां नदियां बहती हुई दिखाई दी। शिनौर में ज़्यादातर गांव में भारी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं किसानों को अपनी फसल खराब होने का डर सता रहा है। वडोदरा जिला के डभोई में भी मौसम बदला देखने मिला। अचानक तेज हवाओं के साथ यहां बारिश शुरू हो गई। डभोई में तेज हवाओं और कड़कती बिजली के साथ बरसी बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हुआ। डभोई के वेगा, वडोदरा रोड, शिनौर रोड, नांदोड़ी, भागोड़ समेत के कई इलाकों में धुआंधार बेमौसम बारिश दर्ज हुई है। बारिश की वजह से ट्रैफिक में भी काफी बाधा देखने मिली। डभोई में तेज हवाओं के साथ बारिश के चलते माहौल काफी खुशनुमा दिखाई दिया। अरवली जिले में देर रात तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में होर्डिंग्स गिर गए, पेड़ उखड़ गए और मकानों के टीन पतरे उड़ गए। मौसम विभाग द्वारा पहले से जारी चेतावनी का असर जिले में साफ दिखाई दिया। पिछले 2 दिनों से जिले में आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। मोड़ासा के अणदापुर गांव में तूफान ने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। यहां कई मकानों के छतों की टीन पतरे उड़ गए, जिससे परिवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक घर के सामने नीम का पेड़ गिर जाने से एक गाय भी घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कर राहत सहायता प्रदान करने की मांग की है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો। હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા। અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ। Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. गुजरात के वडोदरा के रेलवे एसओजी की टीम और वडोदरा एलसीबी जोन 3 की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए छापेमारी की कार्यवाही को अंजाम दिया। वडोदरा रेलवे एसओजी की टीम मिशन सेफ स्टेशन अभियान के तहत रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सघन जांच कर रही थी। इसी दौरान पुरी गांधीधाम एक्सप्रेस के दिव्यांग कोच की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कोच के टॉयलेट और बाथरूम की छत में छुपा कर रखा गया संदिग्ध बिनवारसी गांजा बड़ी मात्रा में बरामद हुआ। वहीं वडोदरा एलसीबी जोन 3 ने बड़ी कार्यवाही करते हुए आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा खेल रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
एलसीबी जोन 3 की टीम ने वाघोड़िया रोड स्थित जशराज कॉम्प्लेक्स के सामने छापेमारी कर सट्टेबाजी कर रहे आकाश पटेल, राहुल गज्जर और जिगर पटेल को गिरफ्तार किया है और मौके से मोबाइल फोन समेत कुल 43,000 रुपए का मुद्दामाल जब्त किया है। गुजरात के वडोदरा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अशोक ओझा और उनके बेटे पर एक महिला ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के वडोदरा शहर के प्रेसिडेंट अशोक ओझा और उनके बेटे के खिलाफ एक महिला ने रेप की शिकायत दर्ज कराई है। आप नेता ने उसे शराब पिलाकर रेप किया, अश्लील वीडियो बनाया और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। ऐसे आरोप पीड़ित महिला ने लगाए हैं। महिला द्वारा की गई पुलिस शिकायत में मारपीट और ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महिला ने अशोक ओझा की पत्नी और बेटी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। इसके आधार पर पुलिस ने आम आदमी पार्टी के वडोदरा शहर के प्रेसिडेंट अशोक ओझा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनकी पत्नी, बेटे और बेटी की तलाश शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि पीड़ित महिला आम आदमी पार्टी में पदाधिकारी हैं। इस मामले ई डिवीज़न के एसीपी जी.डी. पलसाना ने पत्रकार परिषद में जानकारी दी। गई काले कपूराई पोस्टे में एपार्ट गुना रजिस्टर नंबर 289/2026 नो बलात्कार माटेनु दुष्प्रेरण, धमकी, मददगारी जेवी बीएनएस एक्टनी विविध कलमों हेठळ आरोपी अशोकभाई चंद्रकांतभाई ओझा तथा तेना पत्नी, पुत्र અને પુત્રી વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે। આ કામના ભોગ બનનારે જે ફરિયાદ આપી છે તે મુજબ આરોપીએ તેમના ઘરે બોલાવીને તથા વડોદરાની વિવિધ હોટલોમાં, જમ્મુ કાશ્મીર ખાતે, મુંબઈ ખાતે વગેરે વિવિધ સ્થળે આરોપી સાથે બળાત્કાર સંભોગ કરેલ છે। આરોપીનો જે પુત્ર છે આનંદ અશોકભાઈ ઓઝા, તેમણે ગત માર્ચ મહિનામાં આ કામના ભોગ બનનાર જે છે તેમની પાસે આવી તેમના નગ્ન વિડીયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી તેમણે પણ તેમની સાથે બળાત્કાર કરેલ છે। આરોપી તથા ભોગ બનનાર આજવા રોડ ઉપર વડોદરા ખાતે રહે છે। હા, એટલે એ પણ છે 20 લાખ રૂપિયા છે એ પણ તેમને લીધેલા મકાન ખરીદ કરવા માટે અને પછી એ જે તે માલિક છે તેમને આપેલા નહીં। ભોગ બનનાર પરિણીત છે ના, એ હજુ તપાસ ચાલુ છે। ના, એવું કોઈ રિલેશનશીપનું જે દસ્તાવેજી પુરાવો છે હોય એવું આપણી પાસે નથી। મહિલાને તેના પતિને ખૂબ સારો પગાર આપશે તેવી લાલચ આપી અને આ બળાત્કાર સંભોગ કરેલ છે। અત્યારે એકની કરેલી છે, આરોપી નંબર 1ની અશોક ચંદ્રકાંતભાઈ ઓઝાની। આ બનાવ છે એ સને 2024 થી गत मार्च 2026 सुधीनो दरमियान बने। गुजरात का मौसम इन दिनों बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। वडोदरा में बीती रात आंधी तूफान के साथ धुआंधार बारिश बरसी। गुजरात के मौसम विभाग ने पहले ही प्री मानसून की बारिश की आशंका जताई थी, जिसके तहत वडोदरा शहर जिले में तेज हवाओं के साथ और बिजली के कड़ाकों के साथ बारिश दर्ज की गई। तेज हवाओं के चलते कई जगह पेड़ धराशायी हो गए, कई जगह बिजली आपूर्ति में भी परेशानी आई और आग लगने जैसी घटना भी सामने आई, जिस पर वडोदरा फायर ब्रिगेड ने तत्काल काबू पाया। वडोदरा शहर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी शहर भर में अलर्ट मोड पर दिखे, जिस पर फायर ऑफिसर ने जानकारी दी। जिस मुजब गुजरात सरकार हवामान विभाग से जैसे आगाही मिली थी बारिश की और वावाझोड़ा ते मुजब रात को करीब 42 जैसे वृक्ष धराशायी के कॉल मिले थे। उसके साथ आग जलने की भी घटना घटी थी। ऐसे हमको 8 कॉल मिले थे। बारिश की वजह शॉर्ट सर्किट के कारण मीटर में और डीपी में आग लगी, ऐसा कुछ आग मिली थी। उसको भी हमने सफलतापूर्वक पूर्ण किया है और जितने भी वृक्ष धराशायी के जितने भी कॉल मिले थे उसको भी सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे। फायर ब्रिगेड की टीम को चैलेंज मानो कि फायर ब्रिगेड में
काम ही चैलेंज वाला ही आता है कि जो काम करना है वो पूरा का पूरा जो भी कॉल मिलते हैं वो सब चैलेंज वाले ही होते हैं और हम वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उस हिसाब से हम हमारे जितनी भी टीम बनाई है वो सब रेडी है और रेडी पोजीशन पर है, स्टैंड बाई है। ऐसी कोई भी न आबो हवा या बरसात का या वावाझोड़ू जो भी घटना घटती है उस समय हमारी टीम ऑलमोस्ट सब रेडी है, स्टैंड बाई है और जितने भी ऐसे कुछ अगर घटती है, अगर कोई ऐसे कॉल मिलता है तुरंत हमारी कामगिरी हमारी टीम वहाँ पे पहुँचेंगी और कामगिरी शुरू करेगी और स्टैंड बाई भी इसीलिए रखी है। साथ साथ हमने क्यूआरडी की टीम भी बनाई है, उसके साथ कॉरपोरेशन की भी टीमें और फायर ब्रिगेड की जितनी भी टीमें हैं सब साथ में है। रात को जिस तरह बारिश हुई उस हिसाब से और जो पवन की गति थी, साथों साथ हमारे कमिश्नर साहब की भी इतनी गाइडलाइन मिली कि इसके अंदर कैसे काम करना है, उन्होंने भी अच्छी तरह से हमको गाइड किया है और हमारी टीम का रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत अच्छा था और जितने भी कॉल मिले उसको पूर्ण किए, उसको एक चैलेंज के रूप के लेके। वडोदरा के सेवासी स्थित ग्लोबल डिस्कवरी स्कूल को लेकर जमीन मालिक उत्तम पटेल और रमेश पटेल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि स्कूल ट्रस्ट ने लीज एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसके बाद मामला ऑर्बिट्रेशन तक पहुंचा। जमीन मालिकों के मुताबिक अक्टूबर 2025 में ऑर्बिट्रेटर ने फैसला सुनाते हुए स्कूल ट्रस्ट को 31 मई 2026 तक परिसर खाली करने का आदेश दिया था। इस पूरे मामले पर स्कूल ट्रस्ट की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जमीन मालिकों ने जिला कलेक्टर, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग से हस्तक्षेप कर उचित कार्यवाही की मांग की है। अब सबकी नज़र शिक्षा विभाग और प्रशासन की आगामी कार्यवाही पर टिकी हुई है। ग्लोबल डिस्कवरी स्कूल सेवासी को जगह, लैंड और बिल्डिंग बना के लीज पे दिया था। 2016 में गवर्नमेंट में उसका लीज रजिस्ट्रेशन हुआ था एंड फ्रॉम 2018 2018 से उन्होंने पूरा रेंट देने का रेंट देने का कम कर दिया और लास्ट 3 साल से उन्होंने हमें बिल्कुल रेंट नहीं दिया है। हमने 2018 में हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत हमने नोटिस भेजा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद हम हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया और आर्बिट्रेटर ने अक्टूबर 2025 में जजमेंट दिया। उस हिसाब से हमें 3.68 करोड़ रुपीस उनको स्कूल को हमको देना है और उनको 31 मई 2026 तक स्कूल खाली करना है। लेकिन आज दिन तक स्कूल ने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बताया नहीं है कि आर्बिट्रेटर का ऐसा ऑर्डर आ गया है और अभी भी उन्होंने अपने नए एडमिशन्स लेना चालू रखा है। अभी हमारा 31 मई 2026 का टाइम ख़त्म हो गया है, तो अभी हम हाई कोर्ट में वापस जाएंगे और हाई कोर्ट ये आर्बिट्रेटर ऑर्डर का अनादर करने के लिए हम वहाँ पे हाई कोर्ट में अर्जी करेंगे। उसके बाद हाई कोर्ट जो भी निर्णय लेता है उसके साथ हम जाएंगे आगे। लेकिन अभी वालियों, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को इतना मालूम होना चाहिए कि स्कूल में अभी ये कंडीशंस है। नहीं, अभी तक देखो हम किसी ट्रस्टी को मिले नहीं हैं। ट्रस्टी ने पावर ऑफ अटर्नी मृणाली मैकमान को दिया है, जो प्रिंसिपल है, और उन्होंने ही कोर्ट में केस लड़ा है आज तक। और हमारे साथ उनका ही कांटेक्ट, उनसे ही हमारा करस्पॉन्डेंस होता है लीगल मैटर में। 200 बच्चों को हमें सरकार, देखो हमें बच्चों का भविष्य में कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। 200 अगर सरकार, हम वहाँ पे जब हमको स्कूल और बिल्डिंग मिल जाता है तो हम अपनी स्कूल शुरू करेंगे वहाँ पे, और हम 200 बच्चों को वहाँ पे लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुजरात के वडोदरा में आज नगर पालिका की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी मॉनसून को ध्यान में रखते हुए प्री मॉनसून कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। वडोदरा में आज नगर पालिका की समीक्षा बैठक म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें प्री मॉनसून तैयारी की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही गटर, नालों और जल निकासी व्यवस्था की सफाई की जानकारी साझा की। बैठक में जल भराव की समस्या वाले क्षेत्रों पर
विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि शहर भर में चल रहे सभी प्री मॉनसून कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। આજે ખાસ કરીને રિવ્યુ બેઠકમાં જે પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીઝ બાબતમાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે. આપ જાણો છો કે પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીઝના એક ટ્રાયલ પણ ગઈકાલે થઈ છે રાતમાં. અમે આખું ટીમ સતત ફિલ્ડમાં જ કામ કર્યા હતા. ખાસ કરીને ફાયર ટીમ, ગાર્ડન ટીમ દ્વારા જેટલા પણ ઝાડો, લગભગ 40 ઉપર ઝાડ પડી હતી, એને પણ દૂર કરવામાં આવ્યું છે. અમુક એક બે જગ્યામાં પોલ પણ પડેલી હતી, એ બધું અમે કોર્ડિનેટ કરીને દૂર કર્યું છે. પાણી બાબતમાં જે વોટર લોગિંગ સ્પોટ્સનું પણ અમે અત્યારે તૈયારીની लगभग 206 स्पॉट्सनी ऊपर अत्यारे 4 થી 8 કલાક, 8 થી 12 કલાક અને 12 કલાકથી ઉપર એટલા સમયમાં પાણી રહેશે એ બાબતનું પણ અમે પ્લાનિંગ કર્યું છે. લગભગ 160 જગ્યા ઉપર 4 કલાકની અંદર પાણી નીકળી જાય છે. બાકીના જગ્યામાં અલગ અલગ કેટેગરી વાઇઝ પમ્પ્સ ક્યારે એક્ટિવેટ કરવાનું છે એ બધું અત્યારે આજે રોડ કોન્ટ્રાક્ટર્સને પણ બોલાવીને રોડની કામની ગુણવત્તામાં પણ સુધારો કરવો જોઈએ. પેચેસ થાય તો તરત જ એને એફડીઆર ટેકનિકથી એને દૂર કરવું જોઈએ. સ્પોટ્સમાં પણ અમે એઆરસી લાવવા માંગીએ છીએ. વોર્ડ્સ અને ઝોન લેવલમાં એઆરસીથી કરવા માંગીએ છીએ. પહેલાં જે માનવ દિનની ચાલતી હતી તો ક્વોલિટીમાં કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ વોર્ડ વાઇઝ, ઝોન વાઇઝ એઆરસી પણ કરવા માંગીએ છીએ. સાથે સાથે આજે ડ્રેનેજના કોન્ટ્રાક્ટર્સ અને ટીમને પણ બોલાવવામાં આવ્યું છે. સિટીમાં ડ્રેનેજનું કામ ચાલી રહ્યા છે, બધાને 15 જૂન પહેલાં પૂરું કરવા માટે સાઇટ વાઇઝ રિવ્યુ પણ કરવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે ઝોન લેવલમાં પણ અમુક જગ્યામાં ડ્રેનેજનું કામ ચાલી રહ્યું છે. 10 તારીખ જૂન 10 તારીખ પહેલાં પૂરું કરવાની સૂચના આપી છે. પૂરું કરતા સાથે સાથે જે પહેલા પરિસ્થિતિ હતી આ પરિસ્થિતિમાં રોડ કરી આપવા માટે પણ અમે કરે છે. ખાસ કરીને આજે વોર્ડ લેવલમાંથી વોર્ડના ડીઈસ અને એસિસ્ટન્ટ પાણી પુરવઠાને વધારે બોલાવ્યા હતા. નોર્થ ઝોનમાં ખાસ કરીને પાણીનું પ્રેશરને લઈને ઘણું એ આજવામાં ઇન્ટેક વેલનું લેવલનું પણ એક ઇસ્યુ છે. એટલે વોટરની ઝોન્સ, લો પ્રેશર ઝોન્સનું પણ ઇસ્યુ છે. અમુક વોટર નેટવર્કના ઇસ્યુઝ છે અને અમુકમાં ઘણા લોકો ઇલીગલ કનેક્શન્સ પણ લઈને ઇલીગલ મોટર લગાવીને ખેંચતા હોય એના માટે એ બધા ઉપર કડક કાર્યવાહી કરવા માટે પણ આજે સૂચના આપી છે. જે ઇલીગલ કનેક્શન આપનાર પ્લમ્બર્સ ઉપર પણ કાર્યવાહી કરવા માટે જે પણ એસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર્સ ફિલ્ડમાં સવારે નીકળતા નહોતા એ બધાને વોર્નિંગ સવારે 7:30 to 8:30 તમામ એસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર્સ ડી સેક્શન ફિલ્ડમાં રહે, જેથી કરીને પબ્લિકનું જે રજૂઆતો છે એ સાંભળીને સવારે નિકાલ કરવા માટે ખાસ કરીને વોટર પ્રેશર, વોટર કન્ટામિનેશન, ડ્રેનેજની સમસ્યાઓ અને સફાઈની સમસ્યાઓ માટે કામગીરી કરવાના છે. પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીની તૈયારી ચાલી રહ્યા છે. હજી 10% કામ બાકી છે. સાથે મળીને આ બધાનો નિકાલ કરવા માટે અત્યારે 4 ખાસ જે મેઇન ખાસ છે, 4 સબ ખાસ છે. 8 ખાસમાં અત્યારે ક્લિનિંગનું કામ ચાલુ છે. કેચમેન્ટ ક્લિનિંગ, મેનહોલ ક્લિનિંગ બધા ઉપર અત્યારે પાણી ભરે તો કેવી રીતે મેઇન સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેનેજ લાઇનમાં લઈ જવું. આશા રાખીએ કે આ વખતે એવું ફરી પરિસ્થિતિ ના આવે. 2025માં અમે સારી રીતે મેનેજ કર્યું છે. આ જ રીતે આ વખતે પણ મેનેજ કરવા માટે પ્લાનિંગ ચાલી રહ્યા છે અને રાજ્ય સરકાર તરફથી પણ કાલે પણ રહ્યું છે. આપ જાણો છો કે વડોદરા શહેરમાં મોટાભાગના એરિયાઝમાં 4 કલાક સુધી પાણી રહે તો ઓટોમેટિક ડ્રેન થતું હોય છે. इनिशियल पैनिक बटन हिट ना करना चाहिए हमारे तमाम। गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में आज से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन एडमिशन प्रक्रिया के पहले ही दिन छात्र नेताओं ने एडमिशन प्रक्रिया में पारदर्शिता और छात्रों की समस्याओं को लेकर फैकल्टी डीन के सामने विरोध जताया। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में आज से एडमिशन प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इस दौरान छात्र नेताओं सहित अन्य प्रतिनिधि छात्रों की समस्याओं को लेकर फैकल्टी पहुंचे। छात्र नेताओं का आरोप है कि एडमिशन प्रक्रिया को लेकर छात्रों की शिकायतें और प्रस्तुतियां नहीं सुनी जा रही हैं। साथ ही उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम के नाम पर लिए गए लाखों रुपए को लेकर भी सवाल उठाए। તમારે ભાગવાની જરૂર કેમ પડે? કોમર્સ ફેકલ્ટીના હિટલર ડીન એટલે ડોક્ટર પ્રજ્ઞેશ શાહ એ વિદ્યાર્થી નેતાઓની રજૂઆત સાંભળતા જ નથી. અમે વિદ્યાર્થી નેતા શું કામ છે? એમને જ્યારે કોલ ના આવે વિદ્યાર્થીઓના તો અમે કોલ રિસીવ કરીએ છીએ. જ્યારે તમે માની લો કે 9000થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ અમને પ્રવેશ પ્રક્રિયા માટે ફોન કરતા હોય તો એમને રિપ્લાય કેવી રીતના આપવાનું એની રજૂઆત તો અમે ડીન સરને કરી શકીએ ને છે. આ પ્રજ્ઞેશ શાહ વિદ્યાર્થીઓને હેરાન કરવા માટે કોમર્સ ફેકલ્ટીનો ડીન બન્યા છે, કારણ કે જ્યારે ગુજરાત સરકાર દ્વારા 12માની એક્ઝામ લેવામાં આવતી હોય તો તમે એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ લેવાવાળા કોણ છો? આ એન્ટ્રન્સના નામે 200 રૂપિયા ઉઘરાઈને 20 લાખ રૂપિયા જમા શું તમે પોતાના ઘર માટે કર્યા છે? શું તમે 12માનું પરિણામ જે ગુજરાત સરકાર દ્વારા લેવામાં આવે છે એને માન્ય ગણતા નથી?
બીજી વાત કે વિદ્યાર્થીઓના 75 થી 80, 85, 90% હોવા છતાં પણ એમનું આજે મેરિટમાં નામ નથી. એનું મુખ્ય કારણ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ છે. શું એ બધા વિદ્યાર્થીઓને તાત્કાલિક ધોરણે મેરિટમાં એડમિશન આપવામાં આવશે? અને મેરિટ આજે 75% વડોદરાવાસીઓ માટે આવ્યું છે. તો તમે તો વાત કરતા હતા કે અમે વડોદરાના 95% વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન આપીશું, પરંતુ તમે કઈથી 75માં એડમિશન આપીશું? આ અમારી તમામની રજૂઆત છે કે 50% સુધી મેરિટ લિસ્ટ નહીં આવે ત્યાર સુધી વિદ્યાર્થી નેતા અહીં ધરણા પ્રદર્શન કરીશું અને ઉગ્ર રજૂઆત આ કોમર્સ ફેકલ્ટીના ડીનને અને વીસી સરને કરીશું. કોઈ પૈસા પાછા આપવાના નથી. 20 લાખ રૂપિયાની વાત જ્યારે અમારા દ્વારા કરવામાં આવી હતી તો પણ કોમર્સ ફેકલ્ટીના ડીન ઉગ્ર બની ગયા હતા. અમને પોલીસ એફઆઈઆર કરવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. તો આ આવનારા દિવસોમાં અમે આરટીઆઈ થ્રુ માંગીને એ ખર્ચો માંગીશું કે 20 લાખ રૂપિયા તમે વિદ્યાર્થીની પાછળ ખર્ચો છો કે પોતાના પાછળ. छात्र नेताओं ने दावा किया कि मेरिट लिस्ट में नाम होने के बावजूद कई छात्रों को प्रवेश नहीं मिला है. उनका कहना था कि पहले 95% वडोदरा के छात्रों को प्रवेश देने की बात कही गई थी, लेकिन अब प्रवेश किस आधार पर दिया जाएगा इसे लेकर स्पष्टता नहीं है. પણ જે હોય અહીંયા અમારી સામે વાત તમારી ઓફિસમાં અમે કેમ આવીએ? સ્ટુડન્ટ અહીંયા છે ને, એ ઓફિસમાં કેમ જાવ છો તમે? તમે વિદ્યાર્થીઓની ક્વેરી નહીં સાંભળતા તો કોણ સાંભળશે? એવા કેવા ડિફરન્સ એમને આવી ક્વેરી નહીં સાંભળવી? અને આવું તમને ભાગવું કેમ પડે છે? તમારે ભાગવું કેમ પડે છે? મને એ પ્રશ્ન છે તમારાથી. આજે કોમર્સ ફેકલ્ટીમાં ગઈકાલે જે મેરિટ લિસ્ટ આવ્યું એમાં સ્ટુડન્ટના ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશનની પ્રોસેસમાં આજે પહેલો દિવસ છે. જેમાં મેરિટ લિસ્ટ આવ્યું એમાં ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ છે. કારણ કે જે વિદ્યાર્થીઓએ જીકાસનું ફોર્મ ભરેલું, એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આપી છે, એન્ટ્રન્સ એક્ઝામના તે વિદ્યાર્થીઓને માર્ક પણ આપવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જીકાસની અંદર એન્ટ્રન્સ એક્ઝામમાં એબસન્ટ લખીને આવે છે અને જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓના મેરિટની અંદર નામ નથી આપવામાં આવ્યા. એવા 500 થી 600 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે જેમણે એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આપી, એન્ટ્રન્સના માર્ક આવ્યા, તેમ છતાં એન્ટ્રન્સમાં એબસન્ટ લખીને આવ્યું, જેના કારણે એ લોકોના મેરિટમાં નામ નથી. એટલે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ લીગલી એ લોકોનું એડમિશન થાય છે, એ લોકોને 70% છે, 75% છે, તેમ છતાં મેરિટની અંદર નામ ના હોવાને કારણે આજે 500 થી 600 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ મેરિટની અંદર નામ ના હોવાને કારણે એડમિશનથી અટકી ગયા છે. આજે અમે ડીન સર જોડે રજૂઆત કરવા માટે ગયા ત્યારે ડીન સર પોતાના એટીટ્યુડની અંદર અમારી રજૂઆત પણ સાંભળી નહીં અને પોલીસને બોલાવી લીધું અને અમારી શું રજૂઆત હતી, અમારો શું મુદ્દો છે એ પણ સાંભળવા રેડી નથી અને પોતાના એટીટ્યુડની અંદર એ વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યનો ભોગ લઈ રહ્યા હોય તેવું લાગી આવે છે. પ્રજ્ઞેશ શાસનને આજે 2 દિવસ પહેલા અમે જે પ્રશ્ન પૂછેલો કે 20 લાખ રૂપિયા વિદ્યાર્થીઓના નામે ઉઘરાયા છે, એ 20 લાખનું શું કરશો, એના એક પ્રશ્ન એ લોકોને મરચાની જેમ લાગી આવ્યો છે અને તેના કારણે આજે વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્ન સાંભળવા પણ ડીન સર રેડી નથી. विवाद बढ़ने पर कॉमर्स फैकल्टी के डीन ने पुलिस को बुलाया. डीन का कहना था कि विरोध कर रहे 2 छात्र उनकी फैकल्टी के छात्र ही नहीं हैं और वे अन्य छात्रों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे. તમે ના સાંભળ્યું તો ડીન પર છોડ દો ને. હાય બધા બોલવા લાગો, આવો અમને બોલવા લાગો. નહીં સાંભળું, નહીં સાંભળું તમને બેન. જે વિદ્યાર્થી હશે ફેકલ્ટી ઓફ કોમર્સમાં FIBCom માટે આજે 1600 વિદ્યાર્થીઓને બોલાવવામાં આવ્યા છે, જે લોકોના ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન થશે અને એમની ફી લેવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓ આવે છે એમને અંદર વિદ્યાર્થી એકલાને જવા દઈએ છીએ, કારણ કે આટલા મોટા પ્રમાણમાં એડમિશન કરવાના છે તો કોઈ તકલીફ ના થાય વિદ્યાર્થીઓને કે પ્રોસેસને. વાલીઓ માટે બહાર મંડપ બાંધવામાં આવ્યો છે, એર કુલર્સ મૂકવામાં આવ્યા છે, એમના માટે ઠંડા પાણીની વ્યવસ્થા કરી છે, લીંબુ પાણી સતત દરેક વાલીને મળી રહે એની પણ વ્યવસ્થા કરી છે. રાઉન્ડ ધ ક્લોક લીંબુ પાણી, ઠંડુ પાણી, એર કુલર અને વધારામાં કોર્પોરેશનથી મંગાવીને અમે જે ટોયલેટ બ્લોક્સ છે એ પણ અમે મૂક્યા છે. તો કોઈ પણ પ્રકારની વિદ્યાર્થીઓને કે વાલીઓને તકલીફ ના પડે એનું સંપૂર્ણ ધ્યાન અમે રાખી રહ્યા છે. મારો કોમર્સ ફેકલ્ટીનો પૂરેપૂરો સ્ટાફ બહાર પબ્લિકની વચ્ચે જ છે. કોઈને કંઈ પણ તકલીફ હોય તો તરત એનું સોલ્યુશન કરીએ છીએ. 2 જે પોતાની જાતને વિદ્યાર્થી નેતા કહેવડાવે છે એમની સાથે એક પણ વિદ્યાર્થી નથી હોતો. મારી તો વડોદરા શહેરના નાગરિકોને વિનંતી છે કે એમના વિડીયો જુઓ, એમના વિડીયોમાં એમની સાથે બીજા 4 નથી હોતા અને જે એક પણ હોય છે એ નથી એક પણ મારો વિદ્યાર્થી કોમર્સ ફેકલ્ટીનો કે આ 2 પણ કોમર્સના વિદ્યાર્થી નથી. એમની પાસે કોઈ પેરેન્ટ્સ પણ નહોતા,
કોઈ પેરેન્ટ્સ ઉભેલા હતા, એમના હાથમાંથી કાગળ લઈ અને સીધા ડીન જિંદાબાદ મુર્દાબાદ કરવાનું શરૂ કર્યું, એટલે મેં એમને વાત કરવાની ના પાડી છે. મારી એમને પણ વિનંતી છે કે મહેરબાની કરીને મારા પ્રોસેસમાં ખલેલ ના પહોંચાડશો. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। गुजरात के राजकोट में महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक चॉकलेट गोडाउन पर छापा मारा है, जहां से कई एक्सपायरी वस्तुएं बरामद हुई हैं। राजकोट महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने
शहर के डायमंड चॉकलेट स्टोर और उसके गोडाउन में छापेमारी की। जांच के दौरान अधिकारियों को बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट की चॉकलेट्स और अन्य खाद्य सामग्री मिली, जिसे तुरंत जब्त कर लिया गया। इतना ही नहीं, बच्चों के बीच लोकप्रिय पेय पदार्थों का भी बड़ा जत्था बरामद किया गया, जिसकी गुणवत्ता की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले में आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। રાજકોટના કુવાડવા રોડ પર જે લાદી પ્લોટ છે એમાં સદગુરુનગર 4 નંબરથી ઓળખાય છે। તેમાં ડાયમંડ સ્ટોર નામની આ દુકાન છે। તેમાં જે બાળકો માટેની કન્ફેક્શનરી, ચોકલેટ, હાર્ડ સોફ્ટ, પછી પેપ્સી, બાળકો જે પેપ્સી તરીકે પીવે છે એ દરેક વસ્તુઓમાં ચકાસતા અહીંયા પુષ્કળ માલ છે જેની એક્સપાયરી ડેટ વીતી ચૂકેલ છે। એમાં 4 મહિના 6 મહિનાથી 1 મહિના પહેલા એની એક્સપાયરી ડેટ વીતી ચૂકેલ માલ પણ આપણે જોઈ શકાય છે, મળી આવે છે। તો આ જે ચોકલેટ છે એની એક્સપાયરી ડેટ વહી ગઈ એટલે જે એમાં કેમિકલ રિએક્શન આવીને ડીકોમ્પોઝ થઈ ગયો હોય એ નુકસાન કરે। એ સિવાય જે પડતર ઘણા સમયથી હોય તો એમાં બેક્ટેરિયા, ફૂગ વગેરે ડેવલપ થયા હોય તો એ પણ આપણા શરીરમાં, બાળકોના શરીરમાં વધારે નુકસાન કરી જાય। તો બાળકોને ખાસ કરીને જે મા બાપ પૈસા છૂટા આપી દેતા હોય કે તને મનગમતી વસ્તુ લઈ આવો, તો જ્યારે બાળક ઘરે લઈ આવે ત્યારે બાળકો વાંચી નથી શકતા, परंतु माँ बापे एनी डेट वगैरह खास કરીને चेक करवी જોઈએ ત્યારે। गुजरात के छोटाउदेपुर में मक्का किसानों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर मक्का खरीद की सीमा अचानक आधी किए जाने से किसानों में भारी नाराजगी है। छोटाउदेपुर जिले के हजारों किसानों को सरकार के नए परिपत्र ने मुश्किल में डाल दिया है। पहले जहां प्रति किसान 60 कट्टा मक्का खरीदने की सीमा थी, वहीं अब इसे घटाकर 30 कट्टा कर दिया गया है। समर्थन मूल्य पर मक्का बेचने के लिए पंजीकरण कराने वाले किसान ट्रैक्टरों में भरकर अपनी उपज पावी जेतपुर खरीद केंद्र पहुंचे थे, लेकिन खरीद सीमा कम होने के कारण बड़ी मात्रा में मक्का वापस ले जानी पड़ी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर्या पछी अमने अहींया गाड़ी अमे ज्यारे बी अहीं रजूआत करवा आया छे तो अमने एक ज वात कही के भाई बारदान आया नहीं, युद्ध चाले छे एटला माटे। तो युद्धनी जग्याए कोई बारदान बनावतुं नहीं, एटला तो अमे मूर्खा नहीं। अमे पण भारतीय जनता पार्टीना सक्रिय सदस्यनी हैसियतथी सरकारनो एक जवाबदार व्यक्ति, सरकारनो एक प्रतिनिधि तरीके हूँ आ मारी वेदना खेडूतो जोड़े कहूँ छूं। अने अमे ज्यारे रजूआत करीए छे तो जे अमारा बीजा भारतीय जनता पार्टीना लीडरो छे ते एवुं कहे के सरकारनो कोई लॉलीपॉप थोड़ो आवेलो छे, एम तमारी खरीद छे। तो हवे लॉलीपॉप वाळाने बी मारे पूछवुं छे के आज आटला खेडूतोनो माल सवारे केटला कट्टा लईने आया भाई तमे कही जाओ? 61 कट्टा अने हमणे केटला पाछा भर्याला? 31 पाछा आप्या। अने हुं कीधुं साहेबे? साहेबे એવું કીધું કે પરિપત્ર ખેડૂત પ્રતિ ખેડૂતે 1500 કિલો જ લેવાના છે એટલે 30 કટ્ટા ખાલી લેવાના છે। સવારે ગોડાઉન પર કટ્ટા લઈને આવ્યા, એમાં 61 કટ્ટા થયેલા અને હવે 12 વાગે જેવો પરિપત્ર થયો એમ કરીને હવે 30 કટ્ટા ખરીદવાની વાત કરે છે અને 31 કટ્ટા પાછા અમારા જે તે વાહનમાં ભરી આપ્યા છે। હવે સરકાર ના પાડે છે એમ કરીને અમને કટ્ટા ભરી આપ્યા છે એટલે ના પાડે છે। हमारी मांग पूरी सरकार खरीदे इस मांग से। किसानों का कहना है कि ट्रैक्टर का किराया, मेहनत और लागत बढ़ने के बाद अब उन्हें बची हुई मक्का खुले बाजार में कम दाम पर बेचने की मजबूरी होगी। परिपत्र ने आधीन हमारे खरीदी करवानी होय छे, जे मकाई होय छे, बाजरी होय छे, जुवार होय छे। परिपत्र थी फर्जीन लॉगिन सिस्टम में प्रॉब्लम थाय के आपणे वधारानी जे कोई परिपत्र थी फर्जीन जो खरीदी करीए तो पण ए लॉगिन नहीं थतुं अने एक्सेप्ट नहीं थतुं। तो पहला जे आपणे हतो 112 कट्टा લે એક ખેડૂત દીઠ, હવે એની અંદરથી સુધારો કરવા નવો પરિપત્ર આજનો અમારા ખાતા દ્વારા જાણ કરવામાં આવી છે કે પરિપત્રથી પર તમે ખરીદી કરી નહીં શકો, કે 1500 કિલો આપણે એક ખેડૂતની ખરીદી કરવી છે। એમાં આ પ્રોબ્લેમ ઊભો થાય છે, દરેક ખેડૂતને સમસ્યા વધારશે। હેક્ટરે આપણે એ ટાઈમે અલગ પરિપત્ર હતો ને અત્યારનો પણ અલગ છે કે 112 કટ્ટા એટલે 280 મણ આપણે ત્યારે ખરીદ્યા હતા અને એક હેક્ટર દીઠ 140 મણ હતી। અત્યારે 2800 કિલોની જગ્યાએ 1500 કિલો કરવામાં આવી છે। 1500 કિલો આપણે એક ખેડૂત દીઠ કરી શકીએ છીએ ખરીદી। હા, 30 કટ્ટા આપણે 50 કિલોમાં 30 કટ્ટા ખરીદી શકીએ છીએ। ખેડૂતોની માંગણી એવું છે કે જે અમારું રજીસ્ટ્રેશન થયું તમે બધી ખરીદી કરો, અથવા તો જે કંઈ નથી તો પછી 2 હેક્ટર દીઠ જે હતું એને એ પ્રમાણે ખરીદી કરો। પણ નાનો ખેડૂત હોય એના માટે તો ઠીક છે, પણ અમુક 629 ખેડૂતોને આપણે રજીસ્ટ્રેશન થયેલું છે। તો દરેક ખેડૂતને કે વરસાદનો ટાઈમ છે, પરેશાની વધારશે, તો
તો પછી તમે બધે અમારી જેટલી મકાઈ છે હેક્ટર દીઠ બે હેક્ટર દીઠ તો પણ ખરીદી કરો, અથવા તો અમને કંઈ બીજો ઓપ્શન આપીને થોડોક વધારો કરો. 30 कट्टा માટે થઈને 1500 किलो માટે થઈને ખેડૂતની વધારે પરેશાની. इस फैसले के खिलाफ स्थानीय स्तर पर विरोध बढ़ रहा है। भाजपा कार्यकर्ता ललित वकील ने भी सरकार से परिपत्र वापस लेने और किसानों की पूरी मक्का खरीदने की मांग की है। अब देखना होगा कि सरकार किसानों को राहत देने के लिए कोई नया फैसला लेती है या नहीं। છોટાઉદેપુર જિલ્લાના 3600 થી ઉપરાંત ખેડૂતોએ MSPના ભાવે મકાઈનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું. મકાઈનો ભાવ હતો 480 રૂપિયા અને બજારની અંદર મકાઈનો 400ની આસપાસ ચાલી રહ્યો છે. આ ખેડૂતો જ્યારે પણ ડેપો મેનેજર સાહેબ અને બીજા અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરે ત્યારે એ લોકો કહેતા કે ભાઈ હજુ બારદાન આવ્યા નથી. એટલે કોઈ પણ ટેકનિકલ કારણોસર બારદાન નથી આવ્યા, એને લઈ અને આ ખેડૂતની ખરીદી મોડી ચાલુ થઈ. એની અંદર 1/6 નવો પરિપત્ર રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો. એની અંદર જે 60 કટ્ટા અગાઉના પરિપત્રમાં હતા એની જગ્યાએ 30 કટ્ટા કરી દેવામાં આવ્યા. એટલે ખેડૂતોને 50%નું નુકસાન છે. આજે અહીંયા ગાડી લગભગ 20-25 જેટલા ટ્રેક્ટરો છે. આ ટ્રેક્ટરોને ખાલી કરી અને સવારે ખરીદી ફૂલ કરેલી એની જગ્યાએ હવે એ લોકોને પાછા મોકલે છે. તો આ બધી તમામ ઘટનાઓથી ખેડૂતો ખૂબ હેરાન છે અને રાજ્ય સરકાર આટલું ઉદાર દિલ રાખે છે. રાજ્ય સરકાર દરેક સંકટોની અંદર ખેડૂતોની સાથે ઊભી રહે છે. તો અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીના સક્રિય સદસ્યની નાતે હું રાજ્ય સરકારને વિનંતી કરું છું છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ખેડૂતો વતી કે આ પરિપત્ર મોટું બંધ રાખી અને પરત ખેંચે અને આ ખેડૂતોને 2 પૈસા આ સમયે મળે એવું કરવા માટે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબ અને માનનીય કૃષિ મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી સાહેબને અમારી 2 હાથ જોડીને વિનંતી છે कि आ परिपत्र परत खेचाय ने तमाम खेडूतों माल पूरो लेवाय एवी ज हमारी मांगनी है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।